हेलो फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा। जैसा कि बाकी प्लेलिस्ट चल रहा है तो वैसे ही अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट होगा और ये यूपीएससी पीसीएस के लिए होगा। तो आप समझिए कि पहले हम जानेंगे कि वेटेज कितना है एग्जाम में, क्योंकि बिना वेटेज जाने आप इसकी तैयारी करें तो फिर ठीक नहीं है आपके लिए। तो फर्स्ट जो है मैं आपको वेटेज बताऊँगा और फिर इस सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आप जानिएगा और कितना आपको डेप्थ में जाना चाहिए ये भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही पढ़ने पर पूरी तरह से मतलब कि टाइम अगर ज़्यादा दे रहे हैं फिर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो फिर उतना ही हम पढ़े जितना अदर सब्जेक्ट हो उसमें इंपॉर्टेंट हो आपको उसको कनेक्ट करने के लिए। इसी वजह से हम इसको पढ़ते हैं। तो अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये समझिए कि अगर नहीं पढ़ते हैं आप तो फिर बाकी जो हिस्ट्री का 4 पोर्शन है, जैसे कि आप समझिए एंसेंट, मिडिएबल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंट, तो ये आप और जो आईआर सब्जेक्ट है तो आईआर सब्जेक्ट को भी अगर आपको समझना है तो फिर वर्ल्ड हिस्ट्री आपको जाननी पड़ेगी। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन वही लोग समझ सकता है जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज अच्छा खासा हो। और आईआर किसी भी देश के साथ समझिए आपका रिलेशन तभी सुधर सकता है जब आपको हिस्ट्री पता हो उस देश के साथ हमारी हिस्ट्री कैसे थी, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको आईआर इंटरनेशनल रिलेशन है किसी भी देश के साथ संबंध बनाना हो, चाहे अगर मान लीजिए मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़नी हो, चाहे मिडिएबल पढ़नी हो, चाहे एंसेंट पढ़नी हो, उसके लिए भी वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप कनेक्ट कैसे करिएगा फिर वर्ल्ड को। जैसे कि मान लीजिए इतना मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उसके पहले हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण आए, उसके बाद आप देखेंगे हून भी आए, आर्य भी आए। तो अब इन सब के बारे में भी आपको कनेक्ट करना हो। फिर ब्रिटिश आए बाद में, तो पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सब आए यहाँ पे। तो अब आपको फिर कनेक्ट करने के लिए क्या जानना पड़ेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री जानना पड़ेगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़िएगा सभी देशों के बारे में, जो साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद जो हुआ, कॉलोनी बनाना शुरू किया जब यूरोपीय कंट्रियों ने। तो आप कैसे समझिएगा जब वो मान लीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं लेकिन फिर उसको कनेक्ट कैसे करिएगा कि कॉलोनी बनाना शुरू करते हैं यूरोपियन कंट्री बाकियों को। क्योंकि वहीं से आप देख रहे हैं कि हिस्ट्री का जो है वो जड़ पूरी तरह से है। लेकिन हिस्ट्री तो आप समझिए कि उन्होंने इतना राज किया, वर्ल्ड हिस्ट्री में लगभग उन्हीं की चीज़ों को ज़्यादातर पढ़ाई जाती है। तो ज़्यादातर वर्ल्ड हिस्ट्री आप देखेंगे कि पूरा तरह से सेंटर रहेगा हमारा यूरोपीय। लेकिन अब हम जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके अनुसार मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, जो कि अब धीरे धीरे ये जो पावर शिफ्टिंग है ये एशिया की तरफ हो रहा है। और एशिया की तरफ भी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है चीन पे। और चीन पे आप देखिएगा कि हमेशा जो क्वेश्चन है हमेशा चीन को जोड़ के एक क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो आप समझिए कि क्वेश्चन लगभग ना के बराबर आ रहे हैं। 1-2 कभी पूछ दिया किसी साल में, लेकिन आईआर में आपको ये मदद करेगा ये जो सेशन होगा। और जो बाकी हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चल रहा है उसको कनेक्ट करने में आपको ये फर्दर हेल्प करेगा। तो आपको इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। और वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब समझिए कि बिना वर्ल्ड हिस्ट्री जाने कोई भी सब्जेक्ट आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो कि पॉलिटी भी है तो पॉलिटी भी आप समझिए कि जो यूरोपियन ऑथर बहुत सारे आए तो उन्होंने लिखा। पहले हमारे यहाँ तो चल ही रहा था, जैसे अर्थशास्त्र है जो कि चाणक्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई है, तो वो पॉलिटी की ही बुक थी। लेकिन जो व्यवस्थित ढंग पे इन्होंने किया है जो भी चीज़ें, चाहे साइंस बोलिए, फिजिक्स बोलिए, केमिस्ट्री बोलिए, चल तो पहले से रही थी लेकिन व्यवस्थित ढंग पे यूरोपियन ने किया है। और इसी वजह से वो अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे। तो ये भी मैं बताऊंगा कि कितने सुपीरियर थी और फिर कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें शुरू हुई और कहाँ तक फिर इन्होंने एंड किया, जाके सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा। देखिएगा कि मतलब पूरी तरह से ये लोग इतना ग्रेडी हो जाएंगे कि वर्ल्ड वार में ये जाएंगे। और समझिए कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है तो लगभग 5-6 करोड़ लोगों की मृत्यु वहाँ पे होगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऐसे मतलब चलेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कवर क्या क्या करनी है। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है इसमें आपको पढ़नी क्या क्या होती है। तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा रेनेसांस जो आता है यूरोप में। तो यूरोपियन जो हिस्ट्री शुरू होती है वर्ल्ड हिस्ट्री आप समझिए, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री जोड़ के हम लोग मॉडर्न अपना मानते हैं कि समझिए कि 18वीं शताब्दी से मानते हैं जब मुगलों का डिक्लाइन होगा, वहाँ से ब्रिटिश का शासन होता है। मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब यूरोपीय जब से आना शुरू करते हैं तभी से मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन वहाँ पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री में मॉडर्न चीज़ें जब कब पढ़ना शुरू करते हैं, 14वीं शताब्दी से ही पढ़ना शुरू करते हैं, जब रेनेसांस यूरोप में आता है, मतलब पुनर्जागरण होता है। तो यही टॉपिक है हमारा। और उसके बाद हम धर्म सुधार आंदोलन भी अगर टाइम मिले तो फिर इसी में देख लेंगे। अगर नहीं हो पाया क्योंकि ये लेक्चर छोटा होगा तो वर्ल्ड हिस्ट्री में ज़्यादा चीज़ें हम नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो हमारे काम की चीज़ें हैं वही इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा चीज़ें हम नहीं देखेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डिंग करूंगा मैं आपको। और आपको हर एक चीज़ें इंडिया से जोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे कैसे फिर यहाँ पे वो चीज़ें आई और हमें प्रभावित की, ये आपको ज़्यादा जानना जरूरी होगा। और क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल रिलेट करके आएगा मेंस में, ये नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही हम देखेंगे। तो पहले अब हम इसमें जान लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक मैं कवर करूँगा। तो पहले रेनेसांस तो होगा ही जो कि पुनर्जागरण है। फिर उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन भी होगा यूरोप में, वो हम देखेंगे। उसके बाद प्रबोधन देखेंगे जो इनलाइटमेंट आता है यूरोप में, क्योंकि पुनर्जागरण होगा उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आविष्कार होने लगेगी। तो उसी को हम लोग फिर
प्रबोधन बोलते हैं, एनलाइटमेंट होता है। मतलब जैसे बुद्ध को आप देखेंगे कि ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद वो सभी चीज़ों का ज्ञान लोगों को बताने लगते हैं कि कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, जो कि लोग पुनर्जन्म से डरते थे। तो वही फिर एनलाइटमेंट वहाँ भी होगा, और वहाँ पे होगा तो आप समझिए कि वो लोग हर एक चीज़ें तर्क से सोचने लगेंगे। वो तो पुनर्जागरण में ही शुरू हो जाएगा जब रेनेसांस आता है, लेकिन उसका एक्सटेंड वर्जन ही आप समझिए कि प्रबोधन है। वो मैं आपको बताऊंगा जब वो टॉपिक आएगा, फिर उसको हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम अमेरिकी क्रांति को कवर करेंगे, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो रूसी क्रांति है वो कंप्लीट करेंगे। तो जितना भी क्रांति है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जहाँ जहाँ पे क्रांति आई है, कैसे अमेरिका नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये सब चीज़ें काफ़ी कॉन्सेप्चुअल मैं आपको बताऊंगा। और फिर हम आएंगे औद्योगिक क्रांति देखेंगे, यूरोप में जो इटली का एकीकरण होगा, जर्मनी का एकीकरण होगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध होगा, उसके बाद फिर देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा, वो हम दोनों कंटिन्यू देखेंगे। और उसके बाद जो चीन की क्रांति है वो भी हम देखेंगे, फांसीवाद और नाजीवाद का उदय कैसे होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले मैं आपको बताऊंगा। और फिर जो शीत युद्ध चलता है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। और उपनिवेशवाद जो ये कॉलोनी बनाना शुरू करता है उसको भी हम अच्छे से देखेंगे, और अफ्रीका में कैसे कॉलोनी ये लोग बनाते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे अच्छे से, काफ़ी मतलब अच्छे से। और ये शीत युद्ध के बाद फिर सोवियत संघ का जो विघटन होता है, पोस्ट इंडिपेंडेंट तक मैं पूरी तरह से ये कंप्लीट कर दूंगा। और चीन की क्रांति हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे, और जो आज आप मॉडर्न चीन देख रहे हैं तो वो क्यों बना और फिर उसकी पॉलिसी कैसे कैसे चेंज हुई। क्योंकि चीन भी आप देखिए तो पहले भारत जैसा ही सहिष्णु था, लेकिन बाद में आप अभी देख रहे हैं एग्रेसिव हुआ है। तो ये एग्रेसिव अभी हुआ है, तो ये मत समझिए कि मतलब ये पहले से ही एग्रेसिव था, अब जाके एग्रेसिव इतना दिख रहा है। पहले इतना एग्रेसिव चाइना नहीं था। फिर उसको पता चला कि मतलब जितने भी सहिष्णु होइएगा तो ये जितने भी कंट्री होते हैं वर्ल्ड के वो फायदा उठाते हैं। तो बहुत चीन का भी जितना भारत पे जास्ती किया गया है यूरोपियन द्वारा चाहे विदेशियों द्वारा, तो उतना आपको समझिए चाइना पे भी किया गया है। चाइना पे भी ये कॉलोनी बना के सभी यूरोपीय कंट्रियों ने उसका शोषण किया है। तो फिर वो जाके बाद में जब वो लोग इंडिपेंडेंट होते हैं तो उसके बाद वो अपना पॉलिसी चेंज करते हैं और वो एग्रेसिव की तरफ रहते हैं। अपने जो भी फ़ायदा की चीज़ें हैं उसको कैसे भी दो, उन्हें चाहिए तो चाहिए। ये चीज़ें हुई वहाँ पे। तो ये मैं आपको जब चीन के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस होंगी। तो पहला जो आप चैप्टर देखिएगा तो ये है रेनेसांस। रेनेसांस मतलब क्या समझ रहे हैं, पुनर्जागरण। मतलब अब समझिए पुनर्जागरण कब होगा, नाम ही से आपको पता चल रहा होगा पुनर्जागरण मतलब फिर से जाग रहे हैं आप लोग। तो मतलब पहले एक बार जाग चुके होंगे ये है। तो यही प्राचीन भारत में माना जाता है। जो मानव था उसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद फिर उसने जब आदिवासी का जीवन व्यतीत कर रहा था, आदिवासी का जीवन व्यतीत करते करते फिर उसने कृषि का आविष्कार करा, उसके बाद व्यापार पशुपालन सबका आविष्कार करा, उसी को हम लोग जागरण बोलते हैं। और जागरण के बाद फिर जो मध्य काल आता है, मध्य काल में आप देखेंगे कि धर्म सबसे ज्यादा ऊपर हो गया, क्योंकि अब जब उन्होंने व्यवस्थित जीवन बिताना शुरू किया तो वहां पे आप देखिएगा कि जैसे बिजली करके तो फिर उसको धर्म से जोड़ना, बारिश हो उसको धर्म से जोड़ना, अगर वायु तेज में आए तो पवन देव को फिर धर्म से जोड़ना, बाढ़ आ जाए उसको धर्म से जोड़ना। मतलब टोटल चीजें जो घटनाएं घटने लगी जो कि आज आपको पता है लेकिन पहले पता नहीं थी, तो वो इंसानों को जानने में बहुत मुश्किल थी। आज आप जान गए हैं इतना चीजें क्योंकि हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। तो पहले ये चीजें नहीं थी। तो अब जितनी भी चीजें थी तो हम धर्म से जोड़ने लगे। फिर उसके लिए धर्म को, अब मान लीजिए बाढ़ आ गया तो फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए जो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं आपके समाज में, वो बोले कि इसको प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको फिर पूजा करो, पाठ करो, ये देवता आ रहे हैं, ये कोई मतलब ये नहीं है, उसको देवता से जोड़ना, भगवान से जोड़ना। फिर उसको कर्म कांड पाखंड से जोड़ दिया गया। और फिर हुआ क्या कि उसको धर्म के बंधन में धीरे धीरे लोग बनते चला गया। अब कोई भी चीजें करनी है तो धर्म के अनुसार करनी है। अगर बारिश भी हो रहा है, बादल भी गरज रहा है तो फिर उसको धर्म से जोड़ के फिर उसको पूजा करना। अगर नहीं आ रहा है फिर बादल तो समझिए कि मैंने पूजा किया तो वो चीजें ठीक हो गई। ऐसे लोग जोड़ने लगे। तो मध्यकाल में मतलब पूरी तरह से फिर से लोग सो गया, जो कि जागरण हुआ था तो फिर से लोग सो गया। और उसी को फिर जब आधुनिक काल आएगा तो उसमें जब लोग जगते हैं तो उसी को पुनर्जागरण बोलते हैं। फिर उसके बाद होता है आधुनिक काल में तर्क और बुद्धि जो नहीं थी मध्यकाल में, आप देखेंगे सीमित हो गई थी। तो धर्म का प्रभाव बहुत ज्यादा मध्यकाल में आप देखेंगे कि पड़ गया था। तो यूरोप में मध्यकाल समझिए 12वीं ईस्वी के बाद ही समझिए आधुनिक काल में चला है। हमारे यहाँ आधुनिक ये कि 16-17वीं ईस्वी तक चलते रहेगा, लेकिन वो आपको नहीं देखनी। यूरोप के अनुसार हमें वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादातर फोकस करनी है, क्योंकि यूरोपियनों ने अब जो ब्रिटेन है तो समझिए वो कितने लगभग 70-80 कंट्री पर राज किया है। तो उन लोगों ने इतिहास अपने अनुसार ही लिखा है। जो भी चीज़ें हुई हैं वर्ल्ड हिस्ट्री चाहे जो भी सब्जेक्ट हुई, तो आधुनिक काल में वही चीज़ें हुई। मतलब कि धर्म का ज़्यादा बोलबाला हो गया। किसी भी चीज़ में हम सोचने की क्षमता अपनी खो चुके थे। कोई भी चीज़ें हम सोच नहीं पाते थे तर्क से। अगर कोई भी चीज़ें हमें पता करनी हो तो हम किसी चर्च से पूछ लिए, पादरी से पूछ लिए, साधु से पूछ लिए, संत से पूछ
लिए, फिर हमें अपने आप को नहीं मतलब डेवलप करना था या फिर अपने आप के तर्क का बुद्धि का प्रयोग नहीं करना होता था। हम कोई भी चीज़ें होती थी तो पूछ लिया उनसे, जैसे कि आज कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो क्या पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं। अब टीचर जिस तरह से बताए आप उसको मान लेते हैं, आप खुद से फिर उसको पढ़ के ना सोचें। अब जैसे मैं ये पढ़ा दिया पुनर्जागरण, मैं कुछ भी बता दूँ आप विश्वास कर लें, लेकिन अगर जो सही स्टूडेंट होगा उसको और भी सोर्स से पढ़ेगा, जानने का कोशिश करेगा, कहीं और जो कॉन्सेप्ट छूटा है वो आप इकट्ठा करने का कोशिश करिएगा। जो टीचर मान लीजिए कि गलत पढ़ाए वो फिर उसको कमेंट में बता सकते हैं आपकी ये चीज़ें सर नहीं थी, इसको आप इंक्लूड क्यों किए हैं, चाहे ये चीज़ें छूट गई हैं इसको इंक्लूड करिए, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये हुआ तर्क, आप अपने तर्क का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो स्टूडेंट है तो वो कॉपी पेन लेके भी नहीं बैठते हैं, उनको लिखना भी नहीं होता, बस जो पीपीटी मिल जाए उसको पढ़ के सोचते हैं कि ये पूरी तरह से हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। अब जो पढ़ाने वाला है मेन चीज़ें तो ऐड कर दिया, लेकिन जो इतना लेक्चर देगा तो वो भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो भी एग्जाम्पल में आपको लिखनी चाहिए। कॉपी कलम तो होनी ही चाहिए आपको, लेकिन फिर वही हम अपने तर्क का प्रयोग नहीं करते हैं। वहाँ पे सोचते हैं कि पकी पकाई जो चीज़ें हैं वो मिल जाए, फिर उसको पढ़ के सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। तो ये ऐसा नहीं होता है, और ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। तो मेरे बताने से कुछ होता नहीं है वैसे। तो ये हुआ आधुनिक काल में, फिर जब ये सब चीज़ें ज़्यादा धर्म का बोलबाला बढ़ गया है, जो चर्च के लोग, अब जो चर्च का मान लीजिए कि जो हिस्सा बने हैं लोग, वो कुछ भी बोलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। व्यापारिक वर्ग के लिए अगर मान लीजिए उनको पसंद नहीं व्यापारिक वर्ग, उनको भी कुछ बोल दिए, लोग वहाँ पे सुन नहीं रहे और व्यापार भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब वहाँ पे पूरी तरह से समझिए कि ज़िंदगी थम सी गई थी। जो चर्च बोले वही होता था, मतलब जो धर्म वाले लोग हैं वो बोले वही होता था पूरी तरह से, मतलब उसके अधीन। अब राजा भी जो होता था, समझिए राजा भी जो धर्म के महान लोग थे उनके अधीन ही होता था, उनको उसका कहना मानना पड़ता था। जैसे आप बौद्ध धर्म को देखेंगे यहाँ पे, तो बौद्ध धर्म राजा भी बहुत सपोर्ट किया, और बौद्ध धर्म में जो मान लीजिए सीख दिए हैं बुद्ध ने, तो फिर राजा भी उसको नहीं काट सकता था। वही चीज़ें वहाँ भी चलती थी, वो चीज़ें नहीं काट सकते थे वो लोग। और वही जो चीज़ें फिर लोगों ने तर्क और बुद्धि का प्रयोग किया, और बाद में फिर जितनी भी बात वो लोग बोलेंगे उसको लोग सोचेगा कि ऐसे अगर मान लीजिए बादल गरजता है तो उसके बारे में लोग सोचेगा बहुत चीज़ें। अब जो पहले बहुत सारी कहानियाँ बना दी गई कि भगवान जो है वो बादल गरज जाते हैं, चाहे ऊपर लड़ाई होता है तब जाके बादल गरजता है, तो ये सब चीज़ें लोग छोड़ के फिर तर्क का वहाँ पर प्रयोग करेंगे। और धीरे धीरे बाद में तो बहुत ज़्यादा 18वीं शताब्दी तक आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का खोज हो चुका रहेगा, बादल बारिश सबका वो लोग लगभग पता कर लेंगे। तो वो पुनर्जागरण के बाद जो प्रबोधन आएगा, एनलाइटमेंट, उसमें मैं आपको ये बताऊँगा। तो यही चीज़ें होता है, पुनर्जागरण होता है। लोग जितने भी पादरी रहते हैं या फिर जो कैथोलिक चर्च वाले रहते हैं, तो कैथोलिक और आपको 2 प्रोटेस्टेड चर्च मिलेगा, मतलब धर्म वाले। तो कैथोलिक ये पहले से जो व्यवस्था बना के आ रहे हैं समझिए वो है, और जो प्रोटेस्टेड जो नई चीज़ों को बोलेंगे तर्क के साथ प्रयोग करो, वो प्रोटेस्टेड वाले रहते हैं, हर एक बातों का प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। तो इनको प्रोटेस्टेड का नाम दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ भी आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये लोग भी फिर सभी चीज़ों का सुधार का बात करते हैं। तो ये समझिए प्रोटेस्टेड वाले हैं, जो पहले से धारणाएं बना के लोग आए हैं कि नहीं सती प्रथा होनी चाहिए, तो वो लोग कैथोलिक चर्च वाले कहलाए। तो जो भी चीज़ें है मैं अब बताया हूँ, जैसे कि मैं हर एक सब्जेक्ट को सबसे कनेक्ट करूँगा, तो मैं आपको करेंट एग्जाम्पल, क्योंकि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उससे अगर कनेक्ट करिएगा सब चीज़ों को तो फिर वो स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में आता है। तो वो चीज़ें मैं करूँगा। तो आधुनिक में यही होती है कि चेतना की उत्पत्ति होती है, और फिर जो धर्म से लोगों का अलगाव होने लगता है। तो आप समझिए कि धर्म का उससे हमेशा अलगाव हुआ है। जब भी लोगों को ज्ञान होगा तो धर्म से अलगाव होगा, और फिर उसको लोग नास्तिक बोलने लगते हैं, क्योंकि उसको धर्म से अलगाव होगा, वो चीज़ों को देखने लगेगा, समझने लगेगा, तो वो लोग धर्म मानना छोड़ देते हैं, लगभग बहुत कम मानते हैं। अब कोई तो शक्ति है जो चला रही है, मतलब ये सब पूरी तरह से ब्रह्मांड, जो आपको ज्योग्राफी वाला मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया है तो उसमें ब्रह्मांड पहला चैप्टर है, तो वो मैंने पढ़ाया है। तो अब समझिए उतनी चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसको फिर कैसे बनी ये फिर बहुत अपने आप में रहस्य है ये सब चीज़ें। तो फिर मतलब अब भगवान बना के छोड़ दिया, आपको खुद से तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके अपना जीवन व्यतीत करना है। और जीवन में जो भी चीज़ें अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, चाहे जीवन को अच्छे से बिताना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो आप करते हैं खुद, और ये भगवान आपको मना नहीं किया, आप करिए, अगर उससे अच्छा आपका लाइफ हो सकता है। और वो लोग मानो जो है वो कर ही रहे हैं। तो वही चीज़ें हैं जो भगवान बना के छोड़ दिया, और अपने तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके
फिर लोगों ने किया ही, और इसी को तर्क और बुद्धि का उपयोग ही करना समझिए पुनर्जागरण कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसकी जो परिभाषा दी गई है। फिर से जागना, इसका यही मतलब होता है फिर से जागना। 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में सांस्कृतिक जो प्रगति हुई उसी को पुनर्जागरण कहते हैं। तो यूरोप में जो सांस्कृतिक प्रगति हुई है उसी को हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। और ये समझिए इटली के जो फ्लोरेंस नगर था उसी से आरंभ होता है और पूरी तरह से यूरोप में फैल जाता है 14वीं शताब्दी में। और जो यूनान रहता है, आपने देखा होगा यूनान और जो रोम रहता है, उसी की जो पहले की चीज़ें थी, पहले उनका इतिहास जो ग्लोरी था, और फिर बाद में धीरे धीरे देखेंगे चर्च का प्रभुत्व बढ़ते गया और वो प्रभुत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसी को फिर से ये लोग जो पुराना उनका ग्लोरी इतिहास था उसको फिर वो लोग समझते हैं, ऊपर लाते हैं, जो कि अब उन्होंने तर्क और बुद्धि का प्रयोग किया था शुरू में, उसी को हम लोग पुनर्जागरण बोलते हैं। और फिर जब ये होता है तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आविष्कार होगा, चिकित्सा में होगा, विज्ञान में होगा, रसायन, मतलब टोटली चीज़ों में बहुत ज़्यादा आविष्कार। आप जितने भी आविष्कार देखते हैं उसके हथियार बनाए जाएंगे, एक से एक हथियार बनेगा, फाइटर जेट बनेंगे, सब कुछ बनते हैं ये पुनर्जागरण और प्रबोधन के बाद ही। और प्रबोधन के बाद ही समझिए कि ये लोग इतना पागल हो जाते हैं, उसके बाद अपना ग्रीड को पूरा करने के लिए ये लोग पूरी तरह से समझिए कि उसके बाद कॉलोनी बनाएंगे, जो चीज़ें नहीं करनी है वो करेंगे, और बाद में जाके 2 वर्ल्ड वार भी लड़ेंगे, और तब इनको पता चलेगा ये सब चीज़ें सही नहीं है, और फिर ये लोग सारा कॉलोनी को छोड़ के आज ये जो इतना लिबरल बात करते हैं, तो ये अब लिबरल बात करते हैं। ये जितने भी यूरोपियन कंट्री है, ये इन्होंने ऐसा कोई कांड नहीं है जो कि नहीं किया हो अपने इतिहास में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपने जान लिया पुनर्जागरण के बारे में। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कारण क्या था पुनर्जागरण होने का और यूरोप में क्यों हुआ, यही आपको जानना। तो यहाँ पे पहला पॉइंट बनता है कि जो साहित्य है, वैज्ञानिक चीजें हैं, फिर उनका आविष्कार होने लगा। तो अब जो समझिए कि सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट यही माना जाता है चीजें कि जो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया, जो ये जर्मनी के थे, तो यहीं से माना जाता है। अब समझिए कि फिर ये पुनर्जागरण का नींव रखा जाता है। अब जितने भी धर्म की चीजें हैं, जैसे वेद है, हमारा वेद है, तो फिर इसको, अब वेद तो सभी लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर इसका वेद का अगर बात सभी लोग करें, क्यों करें? क्योंकि जो उनको बताया गया है, चाहे वो कहीं से सुने हैं, वही चीज़ों को फिर वो सुन के बातें करने लगे। और उसमें मान लीजिए कि जो ब्राह्मण है, चाहे कुरान आप देख लीजिए, तो कुरान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, सभी चीज़ें, लेकिन जो उसके बाद मौलवी होते हैं तो उसको गलत तरीके से बताते हैं। चाहे जो हमारा वेद है, तो वेद में बहुत अच्छी चीज़ें सब लिखी गई हैं, लेकिन फिर उसको गलत तरीके से बताया जाए। वही चीज़ें हुई यहाँ पे, जो बाइबल है उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन फिर उसको गलत तरीके से बताया गया। चर्च जो था, जो पादरी लोग थे, उन्होंने गलत तरीके से बताया, और फिर मतलब लोगों को वही चीज़ें माननी पड़ी, क्योंकि वो लोग पढ़े तो नहीं थे उसको, क्योंकि वो जो थी वो लैटिन भाषा में थी। लैटिन भाषा उतना लोग जानते नहीं थे, उतना लोग पढ़ नहीं पाए, और जो चीज़ें बताई गई उसी को लोग ने समझ लिए। और जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, और फिर जितने बाइबल, चाहे जितने भी ग्रंथ है, समझिए जो धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल ही एक छोड़िए, जितने भी ग्रंथ है सबका फिर इन्होंने छपाई शुरू किया और सबको पंक्तियाँ दे दी गई। जैसे कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में अब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस ना हुआ हमारे पास, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वही समझिए एक कॉपी रहता, और वो समझिए कि सरकार के पास रहता, बाकी कॉपी किसी के पास नहीं रहता। तो फिर जो सरकार कहती वही बात आपको माननी पड़ती। लेकिन हुआ क्या कि अब जो प्रिंटिंग प्रेस है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपी कहीं भी मिल जाएगा, लेके आप पढ़िए, तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको आप पढ़ लें, और पढ़ के समझ लें। फिर सरकार जो चीज़ें बोले तो आप बोले कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, वही चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वो चीज़ें लोग पढ़ लेते हैं जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, और इसको फिर तर्क और बुद्धि का अपना वहाँ पे दिमाग लगाते हैं, और जो चीज़ें वो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें इस बुक में लिखी गई हैं और इसके अनुसार आपको चलना चाहिए, तो फिर लोग वहाँ पे बताने लगते हैं कि ये बुक में तो चीज़ें लिखी ही नहीं गई है, और वही होता है। फिर इस वजह से पुनर्जागरण होता है यहाँ पे। और दूसरा है कि पूरब से संपर्क हुआ, आने वाले सभी अरब वाले एक नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दे चुके थे। तो अब समझिए जो अरब कंट्री है, अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री, तो ये इन लोगों से सबसे आगे थी पहले, और इनसे भी आगे हम लोग थे। समझिए हिंदू धर्म इनसे भी पहले आ चुका था, समझिए कि उससे पहले आर्य आ चुके थे, वेद, ये सब जितनी भी बुक, इंपॉर्टेंट बुक जिस पे आज आविष्कार चल रहा है, वो सब चीज़ें लिखी जा चुकी थी। तो ये चीज़ें थी। अब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो फिर वो चीज़ें हमारी दब गई। और अरब मतलब समझिए कि जो मेडिएवल हिस्ट्री है, तो अरबों का सबसे ज़्यादा मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है। और आप अगर अपने यहाँ भी इतिहास पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत और मेडिएवल हिस्ट्री में और मुगल सल्तनत, दो ही आपको बड़े 80% सिलेबस को कवर करता है ये। तो यही मतलब समझिए मेडिएवल हिस्ट्री सबसे ग्लोरी माना जाता है कि ये अरबों का था। तो अब जब ये वहाँ के लोग व्यापार करने आए और फिर इनसे लोग मिले, और यहाँ के लोग भी व्यापार करने वहाँ पे पहुँचे, और ये सब जो चीज़ें उन्होंने देखा, और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जो इमारतें हैं, जो चित्रकारी है, सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पे अरब कंट्री में डेवलप हुई थी। ये चीज़ें जाके फिर वो लोग वहाँ पे बताते हैं,
और एक ईश्वर को मानते थे ये और एक ईश्वर को मानते थे। उसके बाद इनका जो भी चीज़ें थी वो कुरान के अनुसार करते थे, मतलब कि इनमें एक ही चीज़ चलती थी और वहाँ पे तरह तरह के तर्क दिए जाते थे। तो फिर ये जब जितने अरब से व्यापार होता ही था, व्यापार होता था और वहाँ पे मंगोल एम्पायर भी देखेंगे, मंगोल एम्पायर था। मंगोल एम्पायर जो लास्ट वाला पार्ट आप देखेंगे जो यूरोप से टच करता था, वहाँ से फिर मंगोलों से इनका टच हुआ और मंगोलों से फिर इन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तो डेवलप हो चुकी हैं जो कि यहाँ पे नहीं हुई है और जो हम जो है अभी धर्म में ही जकड़े हुए हैं। तो फिर यहाँ पे रेनेसांस इस वजह से भी आता है, ऐसा माना जाता है। पूरब के साथ संपर्क होता है, इंडिया के साथ भी इनका संपर्क होता है। तो अब जब आप देखिएगा तो पहले समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं होता था, जो ट्रेड होता था समझिए तो ये जो लैंड वाला रूट है उससे तो होता ही था, लेकिन जो समुद्री मार्ग है वहाँ से नहीं होता था। तो फिर बाद में समुद्री मार्ग का खोज होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर होता है कि कागज़ और मुद्रा का आविष्कार होता है। तो कागज़ का आविष्कार हो ही जाता है, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है तो वो कागज़ पे ही होता है और पुस्तकों की छपाई शुरू हो जाती है। और पुस्तकों की जब छपाई शुरू हो जाती है तो सभी लोगों को पंक्तियाँ मिल जाती हैं और सब लोग उसको पढ़ के फिर तर्क और बुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी बात है मुद्रा का, यहाँ पे छपाई शुरू होता है। अब जब प्रिंटिंग प्रेस होती है तो मनी भी लोग बनाना शुरू कर देते हैं। जो कागजी मुद्रा जो टोकन मनी है वो शुरू होती है और टोकन मनी से समझिए व्यापार बहुत जल्दी बढ़ता है। जितने बार्टर सिस्टम आप देखेंगे, सामान दो सामान लो, वो चीज़ें जब कम होने लगती है तो इससे व्यापार बढ़ता है। क्योंकि अब आपको सामान की मान लीजिए गेहूं की ज़रूरत है कि नहीं है, तो वो वस्तु आप चेंज करेंगे चाहे नहीं करेंगे, लेकिन मनी से आप जरूर चेंज करेंगे कोई वस्तु को। तो मनी थी यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मनी नहीं। जो क्वाइनेज सिस्टम है समझिए कि जो तांबा, टिन, पीतल, चांदी, सोना इस टाइप का तो मुद्रा था ही, लेकिन जो टोकन मुद्रा आती है तो व्यापार ज़्यादा बढ़ जाती है। तो टोकन मुद्रा समझिए यहाँ पे कागजी मुद्रा भी चलने लगी, यहाँ से व्यापार और ज़्यादा बढ़ने लगा। और जब व्यापार बढ़ेगा तो नया नया लोगों से संपर्क होगा तो फिर आप वहाँ पे चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें तो यहाँ पे नहीं चल रही है और फिर ये चीज़ यहाँ पे कैसे चलने लगी। फिर आप तर्क का उपयोग करेंगे और वहाँ पे बातों का खंडन करेंगे। और चौथा है कि कस्तूनिया का पतन होता है। कस्तूनिया तुर्कों की विजय के बाद कस्तूनिया के विद्वान भागकर यूरोप में आ गए, तो कस्तूनिया का विजय होता है। तो अब थोड़ा सा आप लोग ये समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैप है और ये यहाँ पे यूरोप है ये पूरा, और ये आप देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से डोमिनेटेड था, ये समझिए पूरी तरह से कब्जे में था। यहाँ पे था रोमन एम्पायर और फिर ये रोमन एम्पायर मान लीजिए तीसरी सदी में लगभग ये दो भागों में टूट जाता है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और ये पूरा तरह से यहाँ पे ऑटोमन का राज चलते रहता है। जब यहाँ पे पुनर्जागरण आएगा तो ऑटोमन यहाँ पे आगे रहते हैं। तो मुस्लिम में भी आप देखेंगे कि 4 खलीफत आए हैं यहाँ पे, राशिदुल, उमायद, उसके बाद अब्बासीद आते हैं, उसके बाद ऑटोमन से यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, मतलब ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे आता है। और फिर ये जो है तो ये तो पूरी तरह से पहले ही वेस्टर्न रोमन एम्पायर समाप्त हो गया रहता है और इसको बाइजेंटीन एम्पायर भी बोला जाता है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर को, ये बचा रहता है। और ये लगभग समझिए कि जब तक रोमन एम्पायर नहीं आता है तो 1453 ईस्वी में लगभग ये जाके समाप्त होता है, जो कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर होता है। जब ऑटोमन आते हैं, ऑटोमन पूरी तरह से तुर्की से उत्पन्न होकर कब्जा कर लेते हैं इस इलाकों को, तब जाके ये समझिए रोमन एम्पायर जो है यहाँ पे, और कस्तूनिया जो रहती है इस पे ये लोग कब्जा कर लेते हैं। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर की राजधानी रहती है और फिर राजधानी रहती है। और यहाँ पे अब समझिए कि स्कॉलर भी रहेंगे बहुत सारे, और राजधानी में ही समझिए कि जितना भी डेवलपमेंट चीज़ें हैं, चाहे जो आपको मॉडर्न लोग मिलेंगे तो वो राजधानी में ही मिलेंगे। जैसे आज आप देखिए तो दिल्ली में आपको सबसे मॉडर्न लोग कहाँ पे मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट शहर हो, तो ये दिल्ली इंपॉर्टेंट शहर है, तो यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट लोग मिलते हैं जो कि मतलब कि काफ़ी वेस्टर्न और काफ़ी तर्क, काफ़ी बुद्धि से हर एक बातों को करते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें होती है जो कस्तूनिया रहती है। अब जब ऑटोमन ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे कब्जा करते हैं यहाँ पे, तो फिर ये लोग भाग के जाते हैं यूरोप में। जितने भी स्कॉलर होते हैं, जितने लेखक होते हैं, जितना फिर तर्क और बुद्धि का प्रयोग करने वाले होते हैं, ये भाग के जाते हैं। जितने क्रिश्चियन होते हैं ये लोग भाग जाता है यूरोप में, इटली वाले इलाकों में भागता है। रोमन एम्पायर यहाँ से डेवलप भी हुआ है इटली वाले इलाकों से, तो फिर ये लोग भाग के यहाँ से भाग के यूरोप में पहुँचते हैं इटली वाले इलाकों में। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इटली में ही पुनर्जागरण क्यों पहले शुरू होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो अब जितने भी स्कॉलर है तो ये इटली में ही भाग के जाते हैं, तो यहीं से शुरू होगा, ये बिल्कुल लाजमी सी बात है। और जो चर्च था तो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व तो यहीं पे था इटली में, तब भी जाके फिर अब यहीं से शुरू होता है इसी वजह से, जो कैथोलिक चर्च था। और दूसरी बात यह है कि उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं और फिर जाके वहाँ पे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो ये सब चीज़ें नहीं चलती है, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाले थे। अब ये लोग बोलते हैं कि बिजली कड़कती है तो ये गॉड कर रहे हैं, तो फिर ये लोग बोलते हैं ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पे। चाहे ये लोग बोलते हैं पृथ्वी तो फ्लैट है, पृथ्वी को पहले ये लोग फ्लैट ही बोलते थे और जो पृथ्वी है ये सेंटर है। कोपरनिकस बाद में आते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, सूर्य का चक्कर
सभी लगा रहे हैं। तो ऐसा तो पहले बोला जाता था कि मतलब पृथ्वी का ही केंद्र में सभी ब्रह्मांड है, तो ऐसी व्यवस्था वो लोग बना रखे थे। अब व्यवस्था मतलब जानने की भी समझिए कि कोई चीज़ें नहीं थी, तो बाद में टेलीस्कोप वगैरह आएगा तो उससे देख के फिर ये सब चीज़ें सीधे की जाएंगी। तो ये चीज़ें होती हैं। और अब हम देख लेते हैं आगे जो चीज़ें हैं। तो ये आपने देख लिया। तो जितने लोग वहाँ से विद्वान भाग के आते हैं, जब ऑटोमन्स यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे, तो फिर ये लोग भाग के आते हैं। जितने भी स्कॉलर विद्वान होते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल से भाग के आते हैं यूरोप में। फिर ये सब चीज़ें वो लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ ये सब चीज़ें नहीं है। तो फिर लोगों का दिमाग जो होता है ये खुलने लगता है और फिर लोग तर्क और बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं, और इस वजह से जो पुनर्जागरण है ये आता है। और पांचवी जो कारण है ये मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव। मानववादियों ने चर्च और पादरी जो थे इनके कट्टर आलोचक थे, तो ये मानवतावादी थे। तो मानवतावादी समझिए कि अब ये सोचने लगे कि अगर आपको सुख भोगना है तो फिर आपको मेहनत करना होगा, आपको किसी के भरोसे नहीं रुक सकते। और यही मानवतावादी समझिए कि आता है तो आज मतलब मानवतावादी आता है तो इतना बुरा हाल होता है बाकी कंट्रियों। ये अपने सुख के लिए जो चीजें नहीं करनी होगी वो चीजें करेंगे और फिर जाके ये कॉलोनी बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें पता हो जाता है कि धर्म में ये सब चीज़ें कोई चीज़ें डरनी नहीं है, धर्म से कुछ नहीं होता। धर्म से इनका विश्वास उठता है और आपको अगर सुख भोगनी है तो फिर वहाँ पे जितना चीज़ें करनी है वो करिए, जो व्यापार करना है करिए, जितना लोगों का शोषण करना है करिए, लेकिन अपने सुख के लिए अपना खुद से काम करना पड़ेगा। ये चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं। तो ये मानवतावादी विचारधारा आती है यहाँ। और छठा है कि धर्म युद्ध का प्रभाव। पूरब और जो पश्चिम था इसमें हमेशा धर्म युद्ध चलते रहता था। तो अब मान लीजिए जो ये अरबी थे, तो जो मुस्लिम थे और जो ईसाई थे, तो इनमें बहुत ज़्यादा युद्ध चला है और हमेशा से युद्ध चलते आया है। तो फिर इसमें जो धर्म युद्ध चला है तो इसमें समझिए कि जो तीर्थ स्थल है यरूशलेम उसको देखेंगे लेके सलजुक जो तुर्क रहते हैं मुसलमान, तो मैंने जैसा बताया कि राशिदुल आते हैं, उमायद आते हैं, उसके बाद सैल्यूक आते हैं, उसके बाद ऑटोमन्स आते हैं। तो जो सैल्यूक रहते हैं तो 11वीं सदी में आप मान के चलिए 11वीं 12वीं सदी में इनका युद्ध होता है ईसाइयों के बीच। और धर्म युद्ध इसको क्रूसेड का युद्ध बोलते हैं। क्रूसेड का युद्ध होता है जिसमें कि जो चर्च रहता है वो बोला रहता है कि ईसाई जो धर्म वाले हैं ये जीते जाएंगे, लेकिन होती क्या है कि सैल्यूक हरा देते हैं इनको, ईसाइयों को। इस वजह से भी यहाँ पे माना जाता है कि धर्म से लोगों का विश्वास उठने लगता है यहाँ पे, क्योंकि चर्च अब बोलते हैं और फिर हार भी जाते हैं। तो फिर यहाँ पे लोगों का यहाँ से धर्म से विश्वास उठना शुरू हो जाता है। और कोई भी चीज़ें धीरे धीरे पनपती है, ये नहीं कि एक ही बार में हो जाता है। जैसे कि चीज़ें तो धीरे धीरे पनपते आता है और बाद में पूरी तरह से उठ जाता है। और वहाँ पे फिर तो समझिए कि जो चर्च थे और पादरी थे लोग, इन्होंने जो चीज़ें नहीं करानी थी, कितने लोगों को मरवाता है, लोग जिंदा जला देता है, सब वहाँ पे तीर कमान से उनको बीच से जो होता है उसको कटवा दिया जाता है। आरी जैसे नहीं होता वैसे कटवा दिया जाता है। कोपरनिकस का तो समझिए कि लाश को जो गाड़ा हुआ लाश था उसको उखाड़ के ये लोग फिर से वहाँ पे जा रहे, ये सब चीज़ें वहाँ पे की जाती थी। तो ये समझिए ये पादरी इस वजह से करते थे क्योंकि उनको प्रभाव अपना बना के रखना है। जब तक लोग डरेंगे नहीं तो प्रभाव होगा नहीं, इसी वजह से ये अपना प्रभाव हमेशा बनाए रखने के लिए ये सब चीज़ें करते थे। और उसके बाद है कि सामंतवाद का ह्रास होता है। सामंतवादी जो प्रथा थी उसका ह्रास होता है। और किसानी, अब जो किसान है, व्यापारी हैं, कलाकार हैं, जनता है, स्वयं स्वतंत्रता के अवसर तो ढूंढते ही थे। तो सामंतवादी व्यवस्था आप वही समझ सकते हैं, जैसे कि आज स्टेट में हमारे सीएम शासन चलाते हैं, वैसे ही समझिए कि एक सेंटर होता था और सामंत नीचे होते थे जो कि शासन करते थे छोटे छोटे इलाकों पे, उसको सामंत बोलते थे। चाहे डिस्ट्रिक्ट में आप देख सकते हैं जो डीएम है वो सामंत हो सकता है और सामंतवादी व्यवस्था बोलते हैं। और यही सामंत जो होते थे अपने अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देते थे। सेंटर ऊपर रहता था, जो सुल्तान रहता था उसको फिर सामंत ये जो होते थे ये अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देते थे। ये चीज़ें हमेशा से चलती आ रही हैं। और सामंत जो होते थे ये काफ़ी रईस लोग होते थे और इनको पूरी तरह से इस इलाकों में समझिए सब कुछ करने का अधिकार होता था। रईस होते थे और सभी कुछ अपने मन से ये करते थे। और इसी का होता है कि धीरे धीरे समाप्ति होता है, लोग इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, छोटा छोटा वहाँ पे देश बनने लगता है। तो पहले देश तो नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे देश बनने लगता है। ट्राइबल लोग रहते हैं, सामंत तो रहते हैं तो वो कुछ करने ही नहीं देते, वो तो हमेशा शोषण करते हैं। और जब शोषण होगा तो फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये सामंत मतलब समझिए कि रहते हैं तो व्यापार भी करना है तो इनसे आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी, कला चाहे किसानी करनी है सबका इनसे आज्ञा लेके करनी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्था खत्म होती है और ये लोग जो है अपने आप मिडिल क्लास उभरने लगता है, व्यापार होने लगता है, तो फिर ये चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं। और अगला जो हमारा 8वां कारण है पूंजीवाद का प्रभाव होता है। और पूंजीवाद के वजह से ही देखिए कि नगरों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो पूंजीवादी का प्रभाव होता है जब मैंने जैसा बताया कि ऑटोमन
रोमन्स आके फिर पूरी तरह से रोमन जो एम्पायर है उस पर कब्जा कर लेंगे और उसके बाद उनका जो ये ट्रेड रूट है, समझिए ट्रेड रूट पूरी तरह से बाधित हो जाता है। जितने भी यूरोपियन होते हैं तो अब चीन से आप व्यापार नहीं कर सकते, भारत से व्यापार नहीं कर सकते, मतलब लैंड वाले रूट से। अगर व्यापार करना भी है तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो वहाँ पे वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, वस्तुएं महंगी होंगी तो समझिए कि फिर फायदा कम हो जाएगा। ये चीज़ें होती है। उसके बाद ये लोग अब धीरे धीरे पूंजीवाद का प्रभाव तो हो ही गया था, क्योंकि अब लोगों में चेतना आ गई थी कि अपने अगर आपको सुख भोगना है तो फिर ये सब मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत ही करना समझिए कि पूंजीवाद है। उसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और रेगुलेशन कम रहता है। तो अब सरकार की तो लोग बात ही नहीं मान रहे हैं, और प्रोटेस्टेंट जो धर्म वाले हैं वो चर्च वगैरह की भी बात नहीं मान रहे हैं। तो वहाँ पे पूंजीवाद विकसित हो जाता है, और पूंजीवाद जब विकसित होगा तो आपको ट्रेडिंग हब बनेगा। ट्रेडिंग हब मतलब वहीं पे नगर बन जाता है। अब जो मान लीजिए मुंबई है तो पहले ट्रेडिंग हब था, चाहे गुजरात है वो भी ट्रेडिंग हब था, वहीं से व्यापार होता था। और व्यापार जब होगा वहाँ से नौकाएं आएंगी जाएंगी तो धीरे धीरे जो व्यापारी लोग हैं वो भी जाके रहना शुरू करेंगे। व्यापारी रहना शुरू करेंगे तो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह भी बनने लगेंगे, और उनकी सुविधाएं के लिए हर एक चीज़ें चाहिए। तो जितने भी व्यापारी आएंगे तो उनको सुविधाएं चाहिए, मतलब होटल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, उनको मदिरा चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको देनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए अब मान लीजिए वहाँ से व्यापार होकर सामान तो आ गया दूसरे कंट्री से, अब दूसरे कंट्री से फिर आपको अपने देश में भी तो भेजना है। अब देश में भेजना है तो फिर वहाँ पे सड़क की व्यवस्था अच्छी करनी पड़ेगी। और फिर मान लीजिए जो ट्रेडिंग अब हो रहा है वहाँ पे सभी चीज़ें आ रही है दूसरे देश से, यहाँ से दूसरे देश में जा रही है, तो फिर आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेबर के लिए क्या होगा, लेबर के लिए आपको आदमी चाहिए, और आदमी फिर आते हैं जो भीतर लैंड होता है, तो बाकी रूरल एरिया से आते हैं लोग, तो वहाँ पे धीरे धीरे लोगों का जमा हो जाता है। लोगों का जमा होगा तो आपको डेवलपमेंट चाहिए, वहाँ पे सुविधाएं चाहिए। लोग जो लेबर है वो पैसा कमा रहा है तो उसको अब सुविधाएं भी चाहिए। वो मान लीजिए कुछ भी काम कर रहा है लेकिन पैसा तो कमा रहा है, तो फिर उसको सुविधा चाहिए। तो जो वहाँ पे अथॉरिटी होगी जिसकी शासक की, वो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट करेगा, तो वहाँ पे धीरे धीरे शहर बन जाता है। तो ये पूंजीवाद का ही प्रभाव है कि बड़े बड़े शहर बनने लगते हैं, और ट्रेडिंग हब पे ही शहर बनते हैं, तो बड़े बड़े नगर भी बनने लगते हैं यहीं पे। तो वो जाके फिर व्यापार भी बढ़ता है, और व्यापार बढ़ता है तो अब तरह तरह के लोगों से संपर्क भी होता है, और चारों तरफ जो व्यापारी जाते हैं तो वो देख के आते हैं वहाँ पे तो ये चीज़ें नहीं चल रही है और यहाँ पे तुम ये चीज़ें बोल रहे हो। फिर धीरे धीरे लोग पुनर्जागरण, उनके अंदर तर्क और बुद्धि का प्रभाव पड़ता है, तो फिर वहाँ पे पुनर्जागरण होता है। और बाद में ये भी होता है, समझिए कि जो वैचारिक और दार्शनिक आते हैं, तो प्लेटो को देखिएगा, दांते को देखिएगा, प्लूटार्क को देखिएगा, मैकियावेली को देखिएगा, तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने तर्क की पूरी तरह से अंबार लगा दी, और बाद में जाके लोग इन बुक को पढ़ते हैं और उनका बुद्धि खुलता है, समझिए। और ये भी समझिए कि जो पुनर्जागरण शुरू होता है तो ये इटली से ही क्यों होता है, क्योंकि इटली ट्रेडिंग हब था। आप देखिएगा तो वो बीच वाले जो रेड सी है उससे जुड़ा हुआ है, और उससे मतलब व्यापार का वो ट्रेडिंग सेंटर बनता है। वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, वैचारिक जो बातें होती हैं वो ट्रांसफ़र होती है, व्यापारी जो आते हैं वो बताते हैं। और यूरोप में समझिए कि इटली सबसे पहले विकसित भी था, और इटली विकसित था तो वहाँ के लोगों में ये सब चीज़ें थी, इसी वजह से सबसे पहले वहीं पे शुरू होता है, बाद में ब्रिटेन, जर्मनी सब में फैलता है ये। और इटली में अब व्यापार होता है तो समझिए मध्य वर्ग कहाँ पे उभरेगा, मध्य वर्ग जहाँ व्यापार होगा वहीं पे उभरेगा। तो मध्य वर्ग सबसे पहले ही इटली वाले इलाके में ही आते हैं, इस वजह से वहाँ पे सबसे पहले जो है ये पुनर्जागरण शुरू होता है। और जितने भी ऑथर आप देखेंगे पहले वाले, तो दांते, मैकियावेली, ये सब इटली के ही थे। तो ये पुनर्जागरण तो हो गया, अब इसका कुछ प्रभाव भी होगा, तो प्रभाव हम जान लेंगे तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ें इसमें है नहीं, आपको यही चीज़ें आपको समझनी थी कि पुनर्जागरण होता क्यों है, इसका प्रभाव क्या है, और फिर भारत पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो भारत पे प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव पूरे वर्ल्ड पे भी पड़ेगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो पुनर्जागरण का यही प्रभाव होता है कि आप देखेंगे कि साहित्यिक प्रभाव होता है, धर्म में प्रभाव पड़ता है, विज्ञान में प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। तो पहले व्यक्तिवाद का विकास होता है, उनके जीवन में अब नैतिकता की कोई मोल नहीं है। तो पहले तो धर्म के वजह से ही नैतिकता थी। आपको अगर मान लीजिए कि किसी गरीब का आप शोषण नहीं कर रहे हैं तो वो धर्म के वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं उसके साथ सही नहीं करूंगा तो फिर भगवान मेरे साथ सही नहीं करेगा। और आपको ये पता होनी चाहिए कि पूरा दुनिया मतलब होता है सेल्फिश। कोई भी काम जो इंटेंशन होता है काम करने का, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लोगों का रीजन होता है और कुछ लालचपन होता है, समझिए। उसी के लिए लोग काम करते हैं। आपको लग सकता है कि नहीं, कोई नहीं करता है, लेकिन आप मिलाइएगा तो आपको पता चलेगा। तो जो मान लीजिए जो गरीब को कुछ दान भी करते हैं तो उनके अंदर लालसा रहती है कि फिर भगवान मेरी मदद करेगा, मैं तो गरीबों को बहुत दान करता हूँ। ये सब चीज़ें चलती है, वही चीज़ें यहाँ पे होती है। अब धर्म को तो मान ही नहीं रहे, धर्म को मान नहीं रहे तो नैतिकता किस बात की। अब जो मेरे सुख के लिए होगा वो मैं करूँगा, ये चीज़ें यहाँ पे होती है शुरू। व्यक्तिवाद का विकास होता है और उसके बाद
व्यक्तिवाद के लिए वो कंपनी में आज जो भ्रष्टाचार देखेंगे वो सब चीज़ें ये व्यक्तिवाद की वजह से तो शुरू हुई है। जो ब्रिटिश आएंगे तो ब्रिटिश देखिएगा कि जितने भी ऑफिसर रहते हैं यहाँ पे दबा के भ्रष्टाचार करेंगे, उनको कोई व्यक्तिवाद पे उनका पूरी तरह से फोकस रहेगा, मतलब कि अपने विकास के लिए जो चीज़ें करनी है करो। और फिर बहुत सारे एक्ट पास होंगे जो करप्शन है उसको कम करने के लिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट जितने भी पास हुए हैं तो वो करप्शन को कम करने के लिए ही पास होंगे, तो वो व्यक्तिवाद का ही प्रभाव है। और दूसरा है कि धर्म सुधार आंदोलन का उदय होता है। पोप और पादरियों ने जो अपनी अनेक झूठे व अनैतिक तरीके अपना रखे थे, फिर उसको लोग खंडन करना शुरू होते हैं। पोप और पादरी जितने भी हैं, अब समझिए यही तो धर्म को डिफाइन किए थे। अब लोग यहाँ पे मानना बंद कर देते हैं, जो चीज़ें तर्क के अनुसार है वही चीज़ें मानेंगे लोग, और इनका प्रभाव इस वजह से भी कम हुआ। जो आप देखिए कि लैटिन भाषा सबसे प्रमुख थी, जैसे कि आज आप संस्कृत देखेंगे तो संस्कृत कोई नहीं जानता, लेकिन हिंदी इंग्लिश लगभग सभी जानते ही हैं। हिंदी इंग्लिश अगर और भी जो बंगाली भाषा चाहे पंजाबी भाषा सभी लोग जानते हैं। तो अब होता है जो भी है बुक होता है, अब उसको जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश लगभग 8 भाषाओं में पूरी तरह से जितने भी साहित्य थे सबका ट्रांसलेट हो गया। उसके बाद जब लोग पढ़े तो इनका बात अब वो तो मानना शुरू नहीं करता, जगह जगह पे पकड़ के इनको पीटा भी जाता है, समझिए। और इसी काल में आप देखेंगे डिवाइन कॉमेडी टॉमस मोर ने जो लिखी है, यूटोपिया, बहुत तरह की पुस्तक लिखी जाती है इसमें, आपको ये पता होनी चाहिए। और इस सब पुस्तक में जितने भी पादरी और चर्च की बातें थी उसका खंडन ही लगभग किया गया। और कलात्मक विकास हुआ, अगला कारण आप जान सकते हैं, मतलब अगला प्रभाव आप देख सकते हैं, कलात्मक अब विकास हो गया। कलात्मक विकास मतलब अब लोग अपनी कलात्मक विकास हुआ, मतलब अब लोग अपना कला, अब लोग समझिए कि तर्क और बुद्धि का प्रयोग करने लगे, तो वो बहुत सारी चीज़ों को लिखने लगे। यहीं पे देखेंगे मोनालिसा और द लास्ट सफर जैसी भी जो प्रसिद्ध चित्र है वो इसी काल में बनाई गई थी। स्थापत्य कला में मूर्ति कला विकसित हुई, श्रृंगार होने लगे, अलंकार, मेहराब, स्तंभ, ये सब चीज़ें बनाई जाने लगी, जो कि आज आप अपने भारतीय आर्ट एंड कल्चर में भी देखेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें देख सकते हैं। संगीत को लोकप्रिय बनाया गया, यहाँ पे जितने यंत्र थे नए वाद्य यंत्र आविष्कार होने लगे, आधुनिक चीज़ें जितनी भी आप आज देख रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पे विकास होने लगी। इटली के आप देखेंगे कि प्रमुख जो कलाकार हैं माइकल एंजेलो, राफेल, तो ये लोग इटली के प्रमुख जो हैं ये कलाकार थे, समझिए। और पुनर्जागरण में जो चित्रकला का जनक जो माना जाता है जियोटो को माना जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आएगा नहीं फैक्चुअल में, लेकिन अगर आप मेंस में चाहें तो उसको लिख सकते हैं। और माइकल एंजेलो को देखेंगे तो आप द फॉल ऑफ मैन और सिस्तान के गिरजाघर के छत का चित्र इन्होंने बनाया। डेविड एवं पियांथना जो है उनकी मूर्ति इन्होंने बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, उतना आप लिख नहीं पाएंगे। और तर्क, लोक भाषा और राष्ट्रीय भाषा का विकास हुआ, जो मैंने आपको बताया। तो भाषा का विकास हुआ, सभी पुस्तकें लिखी जाने लगी, जर्मनी, फ्रेंच, सब भाषाओं में पुस्तकें लिखी जाने लगी। तो उसमें अब प्रमुख जो साहित्यकार हैं वो जैसे दांते हैं, उनका आप देखिएगा कि इनको पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है। इटली के महान कवि थे ये दांते। और ये जो प्राचीन लैटिन भाषा है इसको छोड़ के इटली की जो बोलचाल की भाषा रहती है उसमें चीज़ें लिखते हैं। डिवाइन कॉमेडी नामक एक काव्य भी लिखते हैं। इसमें जो दाते रहते हैं ये स्वर्ग और नर्क जो रहती है इसके काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। मतलब स्वर्ग और नर्क इसी के नाम पे आप देखेंगे कि जितने चर्च के पादरी रहते हैं चाहे चर्च वाले, तो इसी के नाम पे वहाँ पे सर्टिफिकेट भी बेचा जाता है। अगर आपको जितने भी पाप किए हैं उससे मुक्ति चाहिए तो सर्टिफिकेट बेचा जाता था और उसके लिए मोटा मोटा रकम वसूला जाता था। तो फिर इन्होंने बताया कि कोई ऐसा स्वर्ग और नर्क नहीं होता है, सभी चीज़ें समान ही है, मरने के बाद लोग विलीन हो जाते हैं, कोई स्वर्ग और नर्क में नहीं जाते। उसके बाद प्लूटार्क आते हैं, ये भी इटली के ही रहते हैं। और दांते जो रहते हैं इनके बाद जो ये पुनर्जागरण रहता है इसको फिर ये आगे ले जाते हैं। मानवतावाद के संस्थापक जो है ये प्लूटार्क को ही माना जाता है। बैक्यूसियो आते हैं, मैकियावेली आते हैं। मैकियावेली को आधुनिक जो राजनीतिक चिंतन का माना जाता है। मैकियावेली द्वारा ही जो आधुनिक आज आप देखेंगे कि राजनीतिक है उस पर बहुत सारा इनका प्रभाव है। द प्रिंस किताब मैकियावेली ने लिखी है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये लोग कुछ प्रमुख लेखक रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लिख लेना चाहिए जो मैं आपको बताया हूँ, वो आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। और फिर होता है कि वैज्ञानिक अन्वेषण होता है। अब जो इसी वजह से वैज्ञानिक आप देखिए कि विकास होना शुरू होता है, बहुत तरह के आविष्कार किए जाते हैं वैज्ञानिक अन्वेषण। और इंग्लैंड के आप देखेंगे कि रोजर रहते हैं, रोजर बेकर, ये आधुनिक जो विज्ञान अभी विकसित हुआ है और आधुनिक फिर इन्होंने जितनी भी चीज़ें आविष्कार होती हैं इसका जन्मदाता इन्हीं को माना जाता है, रोजर वेबर को। और ये इंग्लैंड के रहते हैं। और अभी तक जो पृथ्वी थी तो ये माना जाता था कि पृथ्वी सबके सेंटर में है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन फिर कोपरनिकस आते हैं, इसको झूठा साबित कर देते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसा ये बोलते हैं कोपरनिकस। और फिर जब इटली के गैलीलियो आते हैं, ये वैज्ञानिक रहते हैं, फिर ये टेलीस्कोप का आविष्कार करते हैं। और ये कोपरनिकस
जितनी भी चीज़ें बोला रहता है इनको सिद्ध कर दिया जाता है कि ये बात सच है। और कोपरनिकस को तो मैं जैसा बता रहा था, इनको जला दिया जाता है उखाड़ के, इनके जो कब्र रहती है उसको उखाड़ के ये लोग जला देते हैं जब ये बात ये बोलते हैं। और माना जाता था पृथ्वी फ्लैट है, अगर एक छोर से दूसरे छोर पे जाएंगे तो आप दूसरे छोर पे गिर जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। जो कि धीरे धीरे पता चलने लगा कि नहीं, पृथ्वी तो गोल है। हम तो मतलब जब यात्राएं ये लोग शुरू करते हैं करना, तो यात्राएं में देखते हैं कहीं गिरते ही नहीं है। बड़ा बड़ा यात्राएं शुरू हो जाता है, इंडिया की खोज, अमेरिका की खोज, तो कहीं तो ये गिरते नहीं है। फिर बोलते हैं पृथ्वी तो फ्लैट नहीं है। और धीरे धीरे चर्च का यहाँ पे प्रभाव घटते जाता है, पादरियों का। और जर्मनी के जो प्रमुख वैज्ञानिक देखेंगे केपलर रहते हैं, और फिर इन्होंने गणित की सहायता से बताया कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह है ये घूमते हैं। फिर न्यूटन आते हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि पृथ्वी से कोई भी चीजें गिर ही नहीं सकती। आप लोग तो बोल रहे हैं कि आदमी गिर सकता है, इंसान एक तरफ से दूसरे तरफ चलते जाएगा तो वो गिर के मर जाएगा। और जॉन गुटनबर्ग जो थे, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की आविष्कार किया, और ये जर्मनी के थे। तो इन्होंने समझिए कि बहुत मदद किया है जो पुनर्जागरण आया है इसमें। और चिकित्सा विज्ञान रहते हैं बेल्जियम के, समझिए चिकित्सा वैज्ञानिक रहते हैं वेसेलियस रहते हैं, और विलियम हार्प भी रहते हैं, ये भी इनकी मदद करते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र का फिर ये लोग बताते हैं। तो पहले ये लोग बताते थे जो मानव शरीर है इसको भी गलत तरीके से इन्होंने बता रखा था कि मानव के शरीर में आप उसको देख नहीं सकते हैं खोल के, क्योंकि फिर इन्होंने गॉड ने ये बनाया है तो इसको आप नहीं छेड़छाड़ कर सकते हैं। फिर इन्होंने शरीरों को जो पोस्टमार्टम होता है वो करके देखा, उसमें किडनी, हार्ट कैसे, ये सब चीज़ें पता चली। ब्लड है, ब्लड की कमी हो तो ब्लड चढ़ाया जाए। और उसके बाद चिकित्सा में भी बहुत बड़ा रेगुलेशन आता है। और जितनी भी आज चिकित्सा की चीज़ें देखते हैं तो वो यूरोप से ही डेवलप होकर यहाँ पे आई है, चाहे बहुत सारी जगह पे। और उसके बाद होता है कि जो प्राचीन रोमन साम्राज्यों में यूनानी साहित्य का पुनरुत्थान होता है। तो प्राचीन जो रोमन साम्राज्य रहता है उसको माना जाता है कि उत्थान होता है। फिर इटली, उसके बाद देखिएगा कि इटली का इतिहास गौरवशाली रहा है। तो गौरवशाली रहा है तो फिर वो जितनी भी चीज़ें हुई हैं तो इटली से ही साहित्य, अभी मैंने जितना भी आपको बताया साहित्यकार के बारे में, तो वो सब तो इटली से ही थे। तो इटली का फिर जो रोमन साम्राज्य की चीज़ें वो मानते थे कि बहुत गौरव का इतिहास था, वो फिर से पुनरुत्थान उनका होता है। और साहित्य एवं वैज्ञानिक प्रभाव बढ़ता है, जैसा मैंने बताया कि अब शरीर को वो लोग पोस्टमार्टम करके देखने लगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आविष्कार हुई। अब ब्लड वगैरह भी चढ़ाया जाने लगेगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वार देखिएगा तो उसमें तो चिकित्सा बहुत आगे चली गई थी, बहुत लोगों को बचाया गया है वर्ल्ड वार में चिकित्सा व्यवस्था के वजह से। लेकिन पहले यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं थी। सूर्य, पृथ्वी, बादल, बारिश, सबके बारे में धीरे धीरे पता चलने लगा। और अंधविश्वास एवं जो अज्ञानता थी का विनाश हुआ। जितना भी अंधविश्वास था, जो चर्च बोले वही चीज़ें होगी। सर्टिफिकेट बेचा जाता था, उसमें आप जितने भी पाप किए हैं उसको आप समझिए सर्टिफिकेट लेके पाप को कम कर सकता है। उसके लिए आप मोटे मोटे पैसे देने पड़ेंगे, और उससे फिर वो अपना भोग विलास करते थे। और अभी कुछ दिन पहले अगर एक न्यूज़ आपको पता है तो जो चर्च है उसमें कितना मतलब लाख रेप हुआ है, उसका न्यूज़ आया था। तो फिर चर्च ने माफ़ी भी मांगा था। तो समझ सकते हैं भोग विलास कितना होता था। अभी ये हाल है तो उस टाइम कितना होता होगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर नवीन स्थलों की खोज होना शुरू हो जाता है। अब जब वो मिडिल क्लास उभरता है तो अब उसको व्यापार में चाहिए, अब तरह तरह की ज़िंदगी में सुख चाहिए तो अब उसको फिर व्यापार करना पड़ेगा। और व्यापार करना पड़ेगा, वो क्या करेंगे, अब स्लेब उठा के ले जाएंगे अफ्रीका वाले क्षेत्र से स्लेब ले जाया जाएगा, खदानों में काम कराया जाएगा। जितना भी प्राइमरी सेक्टर वाला काम है स्लेबों से काम कराया जाएगा। इंडियन को भी ले जाया जाता है, चीनियों को, सबको ले जाया जाता है वहाँ पे यूरोप में। और जितना भी प्राइमरी सेक्टर वाला काम देखेंगे, कृषि हो गया, खदानों में भेज दिया गया इनको, मछली पालन, ये सब चीज़ें ये लोग कराएंगे इनसे। और फिर ये जब प्रोडक्शन होगा तो फिर ये बेचने के लिए स्थल नवीन ढूंढते हैं। अब वहाँ पे अफ्रीका में भी प्रोडक्ट को खपाते हैं ये, फिर इंडिया में भी खपाते हैं, चाइना में भी खपाते हैं, सभी जगह पे अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसीलिए कॉलोनी बनाते हैं। और बेचने आते हैं तो समझते हैं कि सबसे सुपीरियर हम है, यहाँ तो शासन करना सबसे ईजी है। और जो शासक होते थे सभी देशों के, मैं बोल रहा, अपने आप में ही लड़ रहे हैं। सामंती व्यवस्था जो फ्यूडलिज्म है ये बढ़ा हुआ था, फ्यूडल लॉर्ड अपने आप में लड़ते थे। तो फिर इन्होंने देखा कि इससे अच्छा है कि यहाँ पे शासन एस्टेब्लिश करो और इससे ज़्यादा हम फायदा कमा सकते हैं। और फिर यहाँ पे इंडिया को भी कोलोनाइज किया जाता है यहाँ पे। और फिर संसाधनों एवं बाजारों में वृद्धि होती है, जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है। अब जब ट्रेड बढ़ता है तो लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है व्यापारी के पास। अब व्यापारी सोचता है कि ट्रेड करने से अच्छा फायदा है, ज़्यादा फायदा है कि प्रोडक्शन भी करो। तो व्यापारी तो ट्रेड करता ही है, और ट्रेड के साथ
व्यापार के साथ समझिए कि प्रोडक्शन भी शुरू करता है और नए नए संसाधन उसमें ढूंढे जाने लगते हैं। कोल देखिएगा, कोल निकाला जाता है, कोयले की आविष्कार, बिजली, सब कुछ का मतलब धीरे धीरे आविष्कार होने लगता है। बाजार सबके मार्केट एक अलग बनते हैं, सबके इंडस्ट्री अलग बनती है और यही चीज़ें आपको देखिए कि इंडस्ट्रियल रेगुलेशन बाद में होगा इंग्लैंड से शुरू और फिर उसका प्रभाव भारतीय इकोनॉमी पे पड़ेगा कि पूरी तरह से ये फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाए। और तब देखिएगा कि भारत दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी इतिहास में मुगल काल में। उसके बाद ये पूरे तरह से डिक्लाइन होकर सबसे गरीब राष्ट्र में हम गिने जाने लगेंगे वहाँ पे, क्योंकि वो प्रोडक्ट अपना बेचते थे, यहाँ से जितने भी रॉ मटेरियल है ले जाते थे, वहाँ यहाँ से 2 रुपये में ले गए, वहाँ से फिर बना के 200 में यहीं पे बेच दिए 2000 में, इतना गुना वो फायदा कमाते थे। तो ये पहला चैप्टर है, तो मैंने ये बता दिया आपको। ये छोटा ही चैप्टर रहेगा क्योंकि पहले चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाना सही नहीं है। तो ये मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया है, पुनर्जागरण। और इसके बाद हम यूरोप में जो धर्म सुधार होता है, यही चीज़ें बिल्कुल रिलेटेड है, ये मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद हम प्रबोधन देख लेंगे, एनलाइटमेंट आता है यूरोप में। उसके बाद हम बाकी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, जितना भी रेगुलेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड, अमेरिकन रेगुलेशन, फ्रांस में रेगुलेशन आता है। उसके बाद आप देखिएगा कि रसिया में भी आता है। तो उतना हम जितने भी रेगुलेशन हुए हैं वो देख लेंगे, जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। और समझिए कि रूस का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत है, अभी भी है, पहले भी था। तो हम रूस से काफ़ी प्रभावित थे, पहले भी, आज भी हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आखिर में जब वहाँ पे क्रांति होती है तो यहाँ के नेता कितना उत्साहित थे, एक एक चीज़ों पे नज़र रखते थे। और वही जो फिर रूस इकोनॉमिक अपना अपनाता है, उससे हम काफ़ी प्रभावित हैं और बाद में जब आज़ाद होते हैं हम तो वो अपनाते हैं। तो वो भी मैं आपको बात करूँगा वो चीज़ें। तो बिल्कुल जो क्लास होगी मैं आपको जोड़ के बताऊँगा, भारतीय जो सब्जेक्ट है, जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे मैं जोड़ूंगा और भारत से बिल्कुल भारत से रिलेट करके ही हम देखेंगे इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसके बाद हम बाकी लेक्चर को देखेंगे। और जो चीज़ें चल रही हैं तो वो चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, बहुत चीज़ें चल रही हैं। और